हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुप्त साम्राज्य से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम में देखे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त को बोला जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनका जो समय है दोस्तों 240 ईसा पूर्व से आपका 280 है। क्या है दोस्तों? 240 से 280। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने है कि किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, महाराजा धीराज किस गुप्त शासक को बोला गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत किसने करी थी। तो दोस्तों, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी ये आपको बताना है। श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो दोस्तों, गुप्त संवत की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें बताइए। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त जो थे विष्णु के उपासक थे। किसके थे दोस्तों? विष्णु के उपासक थे आपके समुद्रगुप्त। और अन्य दोस्तों, यह संगीत प्रेमी भी थे क्योंकि यह इन्हें संगीत का भी शौक था। दोस्तों, इनके दरबार में एक दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे दोस्तों? हरिसेन। इनका भी दोस्तों बेहद ही नाम है कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था। तो दोस्तों, हरिसेन जो दरबारी कवि था वह था आपका समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो दोस्तों, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन जो दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बताना है कि किस शासक को कविराज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है। किस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत में आया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइयान। फाइयान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वह विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों, चांदी के सिक्के जो सर्वप्रथम चलाए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे मित्रों, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो दोस्तों, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ था दोस्तों वह स्कंद गुप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस गुप्त शासक ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त।
तो दोस्तों आपको बताना है कि स्कंदगुप्त किसका उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों स्कंदगुप्त जो थे वह कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी रहे थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दोस्तों गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों गुप्त काल की जो आधिकारिक भाषा थी वह थी आपकी संस्कृत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि गुप्त काल के दौरान सबसे बड़ा खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन था? तो दोस्तों गुप्त काल के दौरान एक सबसे बड़े प्रसिद्ध फेमस खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ हुआ करते थे, उनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है जो हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे दोस्तों गुप्त काल के दौरान ही थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको अभी बताया था कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी करे थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? प्रयाग, उज्जैन, कन्नौज या फिर पाटलिपुत्र? तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि एरण अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो दोस्तों एरण अभिलेख आपको बताना है किससे संबंधित है। समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, भानुगुप्त से या फिर कुमारगुप्त से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि सती प्रथा का जो सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य जो मिला था वो किस अभिलेख में मिला था। चार ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए और मैं आपको इसका राइट आंसर बताना चाहता हूँ, वह था आपका एरण अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है, गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था और वह किस लिए कहा जाता है ये आपको बताना है। राजनीतिक एकता के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, कला साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के कारण दोस्तों इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि यह राजनीति में सर्वश्रेष्ठ था, आर्थिक समृद्धि भी यहाँ पर सबसे अधिक थी और कला साहित्य और विज्ञान के मामले में भी इस काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपके सामने है, पंचतंत्र की कहानियों की रचना किस काल में हुई? तो दोस्तों पंचतंत्र की कहानियों की जो रचना है वह किस काल में हुई थी? तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, गुप्त काल में आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो दोस्तों आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत किसने लिखे थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण का कला थी वह उसका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। तो दोस्तों यहाँ से आप ये इतना स्किप कर दीजिए, बताइए कि मंदिर निर्माण कला किस काल में सबसे अधिक हुई थी? तो वह थी आपकी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम ज्ञात शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक आपको बताना है कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित था?
तो दोस्तों ये आपको बताना है कि महरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित था? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या फिर स्कंदगुप्त से। तो दोस्तों महरौली का जो स्तंभ है वह संबंधित था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। आपके एक मोटिवेशन से दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो दोस्तों नवरत्न किसके दरबार में थे ये आपको बताना है। तो मैं इसको आपका राइट आंसर बताना चाहूंगा कि गुप्त काल में जो नवरत्न थे वह एक ऐसा शासक था, वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दोस्तों नवरत्न थे दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि दशावतार मंदिर किस काल का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों दशावतार मंदिर जो है आपका गुप्त काल का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुप्त काल में भाग और भोग क्या थे? तो दोस्तों भाग एंड भोग क्या थे गुप्त काल में, ये आपको बताना है कि भाग और भोग क्या थे गुप्त काल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर के प्रकार थे दोस्तों। यह एक प्रकार के कर थे गुप्त काल में, भाग एंड भोग। वहीं दोस्तों आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गुप्त काल के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो दोस्तों चार ऑप्शंस आप देख लीजिए और राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। दोनों ही दोस्तों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे दोनों शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, गुप्त काल में नागर शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों नागर शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था यह आपको बताना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, नागर शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंदिर निर्माण की कला है दोस्तों नागर शैली। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके शासनकाल में और किस लेखक द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। तो दोस्तों नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो लेखक थे दोस्तों वह थे आपके ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुप्त काल में दोस्तों फलाफल क्या था? तो दोस्तों फलाफल आपको बताना था क्या था। तो दोस्तों ये फलाफल जो है एक प्रकार का कर था। क्या था? कर था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीनार। तो दोस्तों सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोने के सिक्कों को तो दीनार कहा जाता था, लेकिन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका रूपक। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके सामने है कि गुप्त काल के दौरान आयुर्वेद का महान विद्वान कौन था? तो दोस्तों आयुर्वेद में कौन महान विद्वान था गुप्त काल के दौरान? धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक या फिर पतंजलि। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरी। वहीं तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, गुप्त काल के किस विद्वान ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की थी?
तो दोस्तों आपको बताना है कि गुप्त काल के किस विद्वान द्वारा बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की गई थी। और इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका वराह मिहिर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मंदिरों का निर्माण किस धर्म से प्रभाव से हुआ था। तो दोस्तों गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण था वह किस धर्म के प्रभाव से हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म जिसे बोला गया है उससे ज़्यादा प्रभावित था मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। गुप्त काल में दाम क्या था। तो दोस्तों आपको बताना है कि गुप्त काल में दाम को क्या बोला गया है। एक प्रकार का सिक्का, एक कर, एक प्रशासनिक इकाई या फिर एक धार्मिक अनुष्ठान। तो इसमें दोस्तों एक जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का सिक्का। तो दोस्तों गुप्त काल में दाम जो था एक सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र की आपको बतानी है रचना वह किसने की थी। भरत मुनि ने, कालिदास ने, हरिसेन ने या फिर वराह मिहिर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि द्वारा दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, मृच्छकटिकम नामक नाटक किसके लेखक थे। तो दोस्तों मृच्छकटिकम एक नाटक था, उसके लेखक कौन थे आपको बताना है। कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक या फिर भास। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक जो दोस्तों मृच्छकटिकम नाटक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति को किस शैली में लिखा गया था। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति को किस शैली में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति को किस शैली में लिखा गया था ये आपको कमेंट में आंसर करना है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, गुप्त काल में अमरकोश की रचना किसने की। तो दोस्तों अमरकोश की जो रचना की थी वह की गई थी अमर सिंह द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपके सामने है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों शून्य का आविष्कार जो हुआ था वह हुआ था आपके गुप्त काल में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था। तो दोस्तों ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने शकों को पराजित किया था ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो दोस्तों शकों को जिसने पराजित किया था वह था आपका राजा जो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों शकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। दशमलव प्रणाली किस काल में की गई थी। दोस्तों दशमलव जो प्रणाली है उसका विकास किस काल में हुआ था। तो दोस्तों गुप्त काल में ही आपके दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुप्त काल में भुक्ति क्या था। तो दोस्तों भुक्ति क्या था गुप्त काल में ये आपको बताना है। एक प्रशासनिक इकाई थी, एक कर था, एक सिक्का था या फिर एक प्रकार का वस्त्र। तो दोस्तों गुप्त काल में जो भुक्ति था वह था आपका एक प्रकार का प्रशासनिक इकाई। क्या थी दोस्तों, एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, गुप्त काल में अग्रहार क्या था। तो दोस्तों अग्रहार को आपको बताना है कि अग्रहार क्या था गुप्त काल में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान
उसे ही दोस्तों अग्रहार बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों कि गुप्त काल में रजत सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों रजत सिक्कों का प्रचलन ये आपको बताना है किसने किया था। तो दोस्तों रजत सिक्कों का जो प्रचलन था वह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था। किसका दोस्तों? रजत सिक्कों का। किसका? रजत सिक्कों का दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 49। गुप्त काल के किस विद्वान ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। तो दोस्तों ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में धन्वंतरी कौन था। तो दोस्तों गुप्त काल में धन्वंतरी किसको बोला गया था ये आपको बताना है कि वह एक खगोल शास्त्री थे, एक गणितज्ञ थे, एक चिकित्सक थे या फिर एक कवि थे। तो दोस्तों गुप्त काल में धन्वंतरी जो थे वह एक चिकित्सक थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।